आज इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि एजुकेशन में जैसे स्कूलों को परमिशन आपने दी है, उसी प्रकार से एजुकेशन का एक और हिस्सा है और वह है कोचिंग क्लासेस। आज 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने से कोचिंग क्लासेस पूर्ण रूप से बंद है। बच्चा अपने घर है, अपने सपनों को लेकर तैयारी करने के लिए मध्य प्रदेश और देश से इंदौर आते हैं, वहां कोचिंग ज्वाइन करते हैं और अपने सपनों को साकार करने का वो प्रयास भी करते हैं और साकार भी करते हैं। लेकिन आज जब निरंतर बच्चों का कोचिंग संचालकों पर दबाव बन रहा है पेरेंट्स के द्वारा कि कोचिंगों को फिजिकली रूप से या हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए आप शुरू करें या शुरू करवाएं, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। निरंतर हमने एसोसिएशन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनसे अनुमति मांगने का प्रयास किया, लेकिन उसमें हम अभी तक सफल नहीं हो पाए। मैं ये कहना चाहता हूं पूरे इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से और मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कि आज इंदौर शहर के अंदर 5000 कोचिंगें संचालित होती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 कोचिंगें संचालित होती हैं। इनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं और इनमें शिक्षक और अन्य कार्यों के रूप में 5 लाख लोग काम करते हैं। 5 लाख लोगों के काम करने पर 5 लाख परिवारों का पालन पोषण होता था, लेकिन आज पिछले 7 महीने से उनका पालन पोषण परेशानी में आ चुका है। इन परिवारों की ओर और उन बच्चों के एजुकेशन की ओर मैं सरकार और इंदौर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप ये सब भलीभांति जानते हैं कि इंदौर एजुकेशन का हब है, जिसे बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय कोचिंग संचालकों को जाता है, जिनके माध्यम से इंदौर शहर में 7 से 8 लाख बच्चा मध्य प्रदेश और देश से इंदौर में अपने पढ़ाई करने के लिए आता है। इनके पढ़ाई करने के आने से इंदौर शहर के अंदर छोटे, मध्यम और बड़े ऐसे कई व्यवसाय थे, जैसे स्टेशनरी, बुक सेंटर, भोजनालय, हॉस्टल, छात्रावास, या हम कह सकते हैं छोटे बड़े खेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यापार कई माध्यमों से चल रहे थे। ऐसे कई परिवार इन बच्चों के रहने पर आश्रित थे, जिनका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बच्चों के घर जाने के बाद और कोचिंगों की तरफ ध्यान न देने के कारण उन परिवारों का भी पालन पोषण मुसीबत में पड़ चुका है। आज मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर जिला कलेक्टर महोदय जी से ये कहना चाहूंगा कि आपने 1 से लेके 5 अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अंदर शहर का प्रत्येक दुकानदार ने अपना व्यापार खोल लिया है। हर गली के अंदर, हर वर्ग के अंदर जब सब कुछ खुल चुका है और अब 21 तारीख को तो स्कूल की भी आपने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो फिर एजुकेशन का ही पार्ट है कोचिंग क्लासेस, उसकी गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की गई है? हमारी मांग है कि उसकी भी गाइडलाइन जारी की जाए और हम लोगों की मदद की जाए और हम पर आश्रित 5 लाख परिवारों की भी मदद की जाए और शहर में रहने वाले मध्यम, छोटे, बड़े व्यापारी जो बच्चे और कोचिंग और संचालन पर आधारित है, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये एक बहुत ही बड़ा परिवार होता है, जिसके माध्यम से शहर की और प्रदेश की और देश की गतिविधियां निरंतर चलते रहती हैं, जो आज पूरी तरीके से ठप पड़ी है। कोचिंग संस्थानों के मध्य प्रदेश और शासन प्रशासन से कुछ मांग भी है। जब कोविड-19 ने देश और विश्व को इस बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, तब कोचिंग पर आश्रित जो परिवार हैं और कोचिंग संचालक जो आज प्रशासन शासन से चाहते हैं
वो मैं आपके माध्यम तक उनके पास बात पहुंचाना चाहता हूं कि कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए कृपया आप तत्काल अनुमति प्रदान करने की और ध्यान दें। दूसरा, कोचिंग संस्थानों में 5,000 से 10,000 रुपए मासिक वेतन भोगी के जो परिवार हैं, जो कोचिंगों में काम करते थे और 5 से 10,000 जिनको वेतन मिलता था, उनकी आर्थिक मदद करने का आप प्रयास करें। और कोचिंग संस्थान जो कि 7 महीने से बंद होने के कारण 7 साल पीछे चली गई हैं, इसलिए आप कृपया उन्हें 2 साल के लिए सरकारी करों से मुक्त करें। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि एजुकेशन का पार्ट होने के बावजूद भी कोचिंग क्लासेस ईमानदारी से 18% का जीएसटी टैक्स और अन्य सरकारी करों को भरते आ रहे हैं। मतलब एजुकेशन पार्ट होने के बावजूद भी हम कमर्शियल टैक्स हमेशा निरंतर भरते आ रहे हैं। 2 सालों के लिए हमें इसमें राहत देने का आप कार्य करें। कोचिंग संस्थान के ऊपर सबसे ज्यादा मार होती है किराए के भवनों की। आज किराए भवनों को लेकर किराए से कोचिंग चलाना संभव नहीं है। यही कारण है कि पिछले 7 महीने के अंदर इंदौर शहर में 50% कोचिंगें बाइंड अप हो गई है, बंद हो गई है। अगर इनका पुनः संचालन चाहते हैं और शहर को वापस एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं तो सरकारी भवन जो अनुपयोगी हैं वह सरकार कम मूल्यों में देकर कोचिंगों को पुनः संचालित करवा सकती है। 5वां, सरकार विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित भर्तियों की विज्ञप्ति निकाले। इस ओर मैं सभी जिम्मेदार आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि आज देश व समाज को जागरूक करने वाला शिक्षक मानसिक और आर्थिक तौर पर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अत्यंत आवश्यक है, आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा सरकार का ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपया आप जल्द से जल्द प्राइवेट शिक्षा एवं कोचिंग संस्थानों के प्रति उचित विचार करें। यदि आप उचित विचार नहीं करते हैं तो कोचिंग संस्थाएं सब मिलकर प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन की ओर विचार करेगा, क्योंकि आज हम सभी अपने आप को समाज का ठगा और लाचार महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन की ओर इस ओर आकर्षित ध्यान करना चाहूंगा। मेरे साथ में इंदौर शहर की और भी कोचिंग क्लासेस के संचालक महोदय उपस्थित हैं। कुटिल एकेडमी से सिद्धांत जोशी जी हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट से मोहित यादव जी हैं, सीएच मेकर से अजय बंसल जी हैं और एलन केरियन इंस्टीट्यूट से रवि वर्मा जी हैं, बालाजी ट्यूटोरियल से संजू गुप्ता जी हैं, सत्यारी कोचिंग क्लासेस से अनिल शर्मा जी हैं, अजय सक्सेना जी भी हैं, सभी लोग हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं कोचिंगों को लेकर, आज के संचालन की आपदाएं हमारी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे और सभी से प्रश्न कर सकते हैं। इस तारीख से स्कूल चालू होगा, 4-5 दिन में पहले सेशन शुरू होगा, सिलेबस आएगा, बच्चों वास्ते कोचिंग की तरफ आएंगे। तो मैं सोच रही स्कूल की अनुमति मिली तो देर से देर आपकी अनुमति आई जाएगी, पहली चीज़ थी वो। और दूसरा ये कि अगर आपको अनुमति मिलती है तो आपकी क्या व्यवस्था है, क्योंकि जैसे आपको 20-35 की 41 की 55 की और बेसिक व्यवस्था तो आप नहीं पाएंगे। आप कॉन्फ्रेंस इतनी है कि आप सोचिए कि आप हम हमारी भी चलाते हैं क्लास में समझ नहीं पाए, डिस्टेंस भी मिलेगा। उसके लिए सभी कोचिंग वाले बैठे थे, मीटिंग की, और उसमें हमने तय किया है कि हम एक शिक्षक होने के नाते समाज को सुधारने का कार्य करते हैं। तो इस कोरोना कोविड-19 से लड़ते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रयास होंगे, हर एक शासन की गाइडलाइन के अनुसार हम वो कार्य करेंगे। और गाइडलाइन बनाने में अगर शासन हमारी मदद चाहेगा तो हम उसमें बैठकर बिल्कुल मदद करेंगे। सर, आप लोग कलेक्टर साहब से पहले भी मिल चुके हैं, उन्होंने इसको लेकर कोई हमें ऐसा मजबूत आश्वासन नहीं दिया। उसी कारण आज हमें आपके बीच में प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके पास वापस बात पहुंचाना पड़ रही है। बहुत सारे अभी भी ऑनलाइन आप अभी चला सकते होंगे ना? नहीं, हम भी चला ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। इसमें हमने लिखा है कि 70% बच्चे और परिवार ऐसे हैं जिनका काम ऑनलाइन से पूरा नहीं होता। जो फायदा 1-to-1 होता है
एक टीचर एक स्टूडेंट जब बैठ के बात करता है तो जब उसके डाउट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तभी उस कोचिंग का मकसद पूरा हो पाता। अगर ऐसा होता तो बच्चे स्कूलों में पढ़ते रहते, फिजिकल पढ़ते रहते, कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक माध्यम जरूर है आधुनिक संचार टेक्नोलॉजी का, लेकिन उससे परिपूर्णता नहीं आती शिक्षा में, उसका उद्देश्य नहीं होता पूरा। वन टू वन जब तक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं रूरल बैकग्राउंड के, और गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन के लिए सुविधा जो ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इससे एक बड़ा गेप और आ रहा है। शहर लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, तो ग्रामीण बच्चों को उसका फायदा नहीं मिलता है। कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है, कहीं उनके पास क्वालिटी मोबाइल नहीं होते हैं, पावर नहीं होता, बैटरी चार्ज नहीं हो पाते, लोगों को मोबाइल देख नहीं पाते। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब एक चीज़ है, इस शहर में ज़्यादातर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी जो कोचिंग्स में आते हैं उनमें 70% विद्यार्थी वो हैं जो बाहर से आते हैं और इंदौर के आसपास के छोटे शहरों जिलों से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं। तो वहाँ पे उतनी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे उस स्पीड का नेटवर्क नहीं है कि वो पूरे 3 घंटे 4 घंटे की कोचिंग अटेंड कर सके। अभी किसी बच्चे को भी कोचिंग करना है तो उसके पास एक ही विषय नहीं है, 4 से 5 विषय उसको पढ़ने हैं। और 4 से 5 विषय अगर कोचिंग पढ़ाता है तो 4 से 5 घंटे उसको ऑनलाइन होना है, जो कि शायद उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए फिजिकली क्लासेस में आना और डाउट्स क्लियर करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ ये बात ज़रूर है कि जब वो फिजिकली क्लासेस में आएगा तो हम इस चीज़ का निश्चय ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। सभी SOPs जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी करेगा उसको हम पालन करेंगे। जैसा स्कूलों में कहा गया कि एक समय में क्लास में ज़्यादा बच्चे ना हो, उसी तरह से कोचिंग में भी हम ये करेंगे कि एक समय में 10 से 12 बच्चों से ज़्यादा क्लास में ना बैठे, डिस्टेंस मेंटेन रहे, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे बच्चों के साथ में, लेकिन हम उनके साथ में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये हम आश्वस्त कराना चाहते हैं। लेकिन जैसे स्कूलों को या दूसरे शिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी जा रही है, उसी तरीके से कोचिंग संस्थानों को भी मंजूरी दी जाए कि एटलीस्ट अभी कोचिंग संस्थान खोल के बच्चों के साथ हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हुए उनके डाउट्स क्लियर कर दें, उनको कुछ हम सिखा सके, समझा सकते। साथ ही ध्यान देना पड़ेगा कोचिंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को कौशल विकास के लिए तैयार करता है, जैसे मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, फैशन है, ब्यूटी है, ऐसे बहुत सारे कौशल विकास केंद्र जो शहर में चल रहे हैं। अब कौशल विकास केंद्र जो चल रहे हैं ऐसे संस्थानों में जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं सीखेगा तो उसको हम ऑनलाइन नहीं सिखा सकते। आप किसी को मल्टीमीडिया बनाना ऑनलाइन नहीं सिखा सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसके पास उपलब्ध नहीं है। हम किसी को ब्यूटी का कोर्स ऑनलाइन नहीं सिखा सकते क्योंकि उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ जरूरत है कि बच्चों को फिजिकली स्कूलों में इसमें संस्थानों में आने को मौका मिले और अपने डाउट्स क्लियर करें, अपने चीज़ों को समझें और फिजिकली पढ़ सकें। शुरुआती दौर में हमारी मांग यही है कि जिस तरह से स्कूल में सेशन स्टार्ट किया गया है कि बच्चे डाउट क्लियरिंग के लिए आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को टीचर्स के साथ रख रहे हैं, कम से कम कोचिंग को भी इस तरह से स्टार्ट करें। हम हमारे डाउट काउंटर से बच्चों की समस्याओं को हल करें। बच्चा ऑनलाइन पढ़ लेगा, थोड़ा सा हमारे डाउट में आके उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, अपने हॉस्टल में या घर में बैठ के पढ़ लेगा, उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सर ये जैसे अभी स्कूलों में लोग बच्चों को भेजने से बच रहे हैं जी, तो क्या आपने जैसे बताया कि 70% बाहर से बच्चे आते हैं जी, तो क्या वो पेरेंट्स यहाँ अभी भेजने के लिए राजी हमारे हैं? पास तो ये बहुत दरअसल भयंकर ये डिमांड है। आपकी जो बात है ना, ये हमें प्रेस वार्ता लेना ही क्यों पड़ी? ये हमारे ऊपर बच्चों पेरेंट्स का इतना दबाव है बहुत प्रेशर कि मतलब बच्चा आना चाह रहा है और हम उसे सुरक्षा देना चाहते हैं। अब सरकार समझे, प्रशासन समझे कि हम उन बच्चों को मतलब शिक्षा जब देने के लिए तैयार गाइडलाइन वो बनाए, वो गाइडलाइन हमें दे, उस गाइडलाइन से तैयार है। और जब 9th, 10th, 11th, 12th स्कूल के लिए आपने देखा है तो कोचिंगों के लिए बच्चा मैक्सिमम 12th के बाद ही आ रहा है, तो इसलिए बच्चा संभालना और गाइडलाइन के साथ उनको यहाँ पढ़ाना हमारे लिए सुविधाजनक है। लेकिन इस और ध्यान ना होने के कारण उनका हमें किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नहीं दी जा रही। सर जिस तरह से कोचिंग संचालक आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसी प्रकार अभिभावक भी हैं जो आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। यदि कोचिंग खुलते हैं तो क्या संचालक फीस में राहत देंगे, और यदि देंगे तो कैसे देंगे? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप इस बात को भली बात ही जाने कि कोचिंग ही एक ऐच्छिक संस्थान है जहां पर बच्चा स्वयं अपनी इच्छा से ज्वाइन करता है। स्कूल और कॉलेज में तो उसे पढ़ना है इसलिए वो ज्वाइन करता ही है,
लेकिन यहाँ उसकी अगर इच्छा हो, उनके अभिभावकों की इच्छा होती है तो वह कोचिंग में पढ़ने आता है, यहाँ छात्रावास में वो रहते हैं, यहाँ टिफिन की व्यवस्था करते हैं, उस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को जानें कि कोचिंग अगर बच्चा ज्वाइन कर रहा है मतलब उसे बहुत अच्छा कुछ मिलता है, हम उसे बहुत कुछ अच्छा देते हैं, इस कारण वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। फीस जो है रिव्यू होगा प्लान में, वो सारे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 के रिव्यू करेंगे, अकॉर्डिंग प्लानिंग हो रही है हमारी। सैनिटाइजेशन है, इतना फीस दिया है, हम भी समझ रहे हैं। हर सेशन के बाद क्लास को सैनिटाइज कराना, हर बैच के बाद कराना, वो सारे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और ऐसी हॉस्पिटलों में भी व्यवस्था की जाएगी। वाइट बाकी वाइट बाकी